आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में आपको जागरूक करता है हमारा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैं हूं सुजाता रथ और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संजय कुमार फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर संजय कुमार। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है वेक्टर बोर्न डिजीजेस, यानी कि वेक्टर जनित रोग। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये वेक्टर जनित रोग आखिर हैं क्या? वेक्टर का मतलब होता है जैसे कि जिस के काटने से या जिसके वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से हम लोग को इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि मॉस्किटोज आ जाती हैं, इसमें फ्लाइज आ जाती हैं। फ्लाइज तो वैसे काटती नहीं है, कुछ फ्लाइज काटती भी है, लेकिन वो भी बीमारियां फैलाती हैं। या लाइस हैं, जो बॉडी पे लाइस छोटे छोटे कीड़े होते हैं, या फ्लीज हैं, या टिक बोन टिक होता है जो छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कीड़ा होता है, वो भी काटता है। तो इनसे जो बीमारियां फैलती हैं ये जो इसको वेक्टर बोर्न डिजीजेस कहते हैं। जी, तो यानी कि वेक्टर एक ऐसा रोगवाही जीवाणु होता है जो बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित कर सकता है। हाँ, ये तो इसमें कई सारी बीमारियां आती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया, प्लेग भी होता है, और इवन प्लेग्स, हाँ प्लेग भी होता है, बॉडी लाइस जैसे, और कई सारे जुए हम कहते हैं। हाँ, प्लेग जो होता है चूहों के जो ऊपर जो नहीं, लाइस जुए, सिर में जो जुए, हाँ यस एग्जैक्टली, वो सिर पे भी रहते हैं और बॉडी पे भी रहते हैं। तो बॉडी के जो बाल होते हैं उन पे भी रह सकते हैं। फिर फ्लीज होता है और टिक्स होते हैं। तो टिक्स से भी कई सारी बीमारियां होती हैं। स्क्रब टाइफस है, या आजकल एक नया फीवर आया है, क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर जिसको कह रहे हैं। तो बहुत सारी बीमारियां इसमें, और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे भी हैं इसमें। ये सारे भी इसमें, येलो फीवर, फलेरिया, प्लेग। और इसके साथ साथ जैसे जो फ्लाइज होती हैं, फ्लाइज जो जैसे बीमारियां, कॉलरा जैसे बीमारियां हैं आजकल, हैजा है, कॉलरा है, डायसेंट्री है, चाहे वो बैक्टीरियल हो या दूसरी डायसेंट्री हो, या ऐसे लूज मोशंस हो, या तो इस तरह के जो बीमारियां फ्लाइज के वजह से भी फैलता है। यानी कि बहुत सारी बीमारियां हैं वेक्टर बोर्न डिजीजेस के अंतर्गत। तो जानेंगे इन सभी बीमारियों के बारे में। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, डॉक्टर साहब तक पहुंचा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 एंड टेलीफोन नंबर्स आर 01123421080 एंड 01123421084। जी हाँ दोस्तों, बारिश का ये मौसम सुहावना तो होता है और बहुत ही प्लेजेंट तो होता है, लेकिन इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होती हैं और स्वास्थ्य को लेकर हमें थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मक्खी, मच्छर या गंदगी कुछ भी हो सकता है। पानी के रोग, बहुत सारे रोग इसी मौसम में पैदा होते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मच्छर के कारण, फ्लाइज के कारण, या जो जुएं होती हैं बॉडीज में उनके कारण, या टिक्स के कारण जो बीमारियां पनपती हैं और एक से दूसरे में ट्रांसफर होती हैं, उन्हें वेक्टर बोर्न डिजीजेस कहा जाता है। इसके अंतर्गत मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सभी बीमारियां आ जाती हैं। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई सारी बीमारियां जो मॉस्किटो से होती हैं, बल्कि देखा गया कि 3000 प्रजातियां मॉस्किटोज की हैं पूरे वर्ल्ड में। इतनी सारी प्रजातियां हैं, और उसका जो कहा गया है कि डायनासोर के समय का भी मॉस्किटोज हैं, और इतने मतलब रिजिड हैं, हमारे जो इंसेक्टिसाइड से भी नहीं मरते। तो आजकल जो हमारा एम्फेसिस है वो है वेक्टर कंट्रोल पे, यानी कि हमें वेक्टर्स को कंट्रोल करना है, उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को कंट्रोल करना है, मच्छरों का पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। पहले जो था कि डिजीजेस को कंट्रोल करना था, अभी नहीं। अभी मेन फोकस है कि हमें जो वेक्टर बोर्न डिजीजेस में वेक्टर्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करके इस बीमारी से निजात पाना है। जी, कुछ कॉलर्स वेट कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, रघुविंदर या गुरविंदर जी हैं। जाता रथ मैडम जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। नमस्कार रघुविंदर जी। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम जी। डॉक्टर साहब, पहले आपको, सुजाता मैडम को गुरु पूर्णिमा और सावन माह की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो वेक्टर बोर्न डिजीज है वो
किस मौसम में ज्यादा होती हैं, इनके सिम्टम क्या होते हैं और इसकी सावधानी कौन कौन सी हमको बरतनी चाहिए, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। हाँ चड्डा जी, धन्यवाद। देखिए, वेक्टर बोर्न डिजीजेस जो, अगर हम मॉस्किटोज की बात करें तो इसी समय में आफ्टर द रेनी सीजन आप देखते हैं कि जो इनके अंडे होते हैं वो मिट्टियों में पाए जाते हैं, वो पूरे हर जगह रहते हैं, और जैसे ही पानी इकट्ठा होता है तो वो अंडे हैच कर जाते हैं 7 डेज के अंदर। 7 to 9 डेज लगते हैं एडल्ट मॉस्किटो बनने में। तो इसमें जो मॉस्किटोज होते हैं और न्यू ब्रीडिंग भी स्टार्ट होती है, तो उससे नए मच्छर पैदा होते हैं। तो आफ्टर द रेनी सीजन जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है 7 दिन से ज़्यादा, वहाँ पे ये पनप जाते हैं मॉस्किटोज। फिर डिजीज़ जैसे मलेरिया हो गया, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया है या येलो फीवर है, ये सारी बीमारियां हैं, और इसके साथ साथ फाइलेरिया भी करता है। तो इसमें अलग अलग तरह के, जैसे मैं बताया 3000 जातियां। एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया करता है, और जो एडिस मॉस्किटो होता है वो आपके जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर या जिका वायरस भी आजकल ये ट्रांसमिट करता है। और कुछ होते हैं जो कुलेक्स मॉस्किटोज होते हैं, वो एनकेफेलाइटिस, जापानीज एनकेफेलाइटिस तरह की जो बीमारियां हैं इस तरह के। इसके अलावा जो फ्लाइज हैं, फ्लाइज तो हाउस फ्लाइज जो होते हैं वो भी जो एक जगह से बैठ के जो कीटाणु दूसरे अपने पैरों में लेके दूसरी जगह दूसरे खाने पे बैठती हैं, तो उससे जैसे डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। और कुछ फ्लाइज होती हैं जैसे सैंड फ्लाइज होती हैं, उनसे भी अन्य बीमारियां हो सकती हैं। बट बॉडी लाइस है या टिक्स हैं, फ्लीज हैं, ये तो आपके हर समय मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर नवंबर दिसंबर में आपको टिक्स के बाइट का ज़्यादा आपको सामना करना पड़ता है। जी धन्यवाद एंड जय हिंद। जय हिंद जी। जय हिंद रघुविंदर जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सुजाता मैम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। जी जी गुरविंदर जी बोलिए। हाँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी और गुरविंदर जी, आज तो बोलना पड़ेगा, आया सावन झूम के, बहुत बढ़िया बारिश हुई है आपके आते। जी, तभी हमने गाना भी जो है शुरू में बारिश का ही प्ले किया। हाँ मैम, थैंक यू, धन्यवाद जी। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो जाता है, जैसे किसी को हुआ है और वो ब्लड दे देता है दूसरे को, तो उससे भी हो जाता है, और एनिमल से भी हो सकता है इंसानों को? हाँ जी बिल्कुल गुरविंदर जी, ये एनिमल टू ह्यूमंस भी होते हैं। जैसे टिक बाइट में हम बात करें तो टिक बाइट जो होते हैं ज़्यादातर जो रेजर्वोयर होते हैं, यानी जो हम रेजर्वोयर होते हैं वो एनिमल्स ही होते हैं। जैसे कि आपके प्लेग में भी जैसे रैट्स होते हैं, उनके ऊपर टिक्स, ये जो फ्लीज रहते हैं वो भी जो वो प्लेग कर सकते हैं। और ह्यूमन टू ह्यूमन भी, जैसे हम कैरिबियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर की बात करें जो कि अभी देखने में आया है गुजरात में भी, और ज़्यादातर ये हरियाणा में इस तरफ ज़्यादा होता है। 2011 में इसका पहला केस मिला था, जो कैरिबियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर, जो कि एक डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरह ही होता है। तो वो कंडीशंस में ये आपका ह्यूमन टू ह्यूमन काफ़ी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये टिक बाइट जो होते हैं ये होते हैं जो ह्यूमन टू ह्यूमन, बाकी नहीं होते हैं। जैसे मॉस्किटोज हैं उसमें तो उसके लिए वेक्टर चाहिए होता है, डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं होता है। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू श्वेता मैडम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गुरविंदर जी। तो डॉक्टर साहब आपने टिक्स की बात कही, तो जो हमारे घरों में पेट डॉग्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कई बार कि टिक्स की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में जिनके यहाँ पेट डॉग्स है उनसे ट्रांसफर हो सकता है ये? देखिए, टिक्स जो होते हैं बहुत छोटे से कीड़े होते हैं, बहुत काले से भी, वाइट भी होते हैं। और ये जो पेट्स में जो होते हैं वो ज़्यादातर या तो फ्लीज होते हैं या लाइस ज़्यादा होते हैं। जो टिक्स होते हैं ज़्यादातर आपके लाइव स्टॉक्स में, जो कैटल्स हैं, शीप हैं, गोट हैं, या ये कैटल्स जो करते हैं उनमें ज़्यादा जो फार्मर्स होते हैं, या जो ब्रीडिंग करते हैं कैटल्स का, या जो स्किन निकालते हैं कैटल्स का, या उनको जो डेड कैटल्स को हैंडल करते हैं, उनमें ज़्यादा टिक्स के
चांसेस होते हैं। बाकी फ्लीज जो होती है, जो आम जो हम कहते हैं कि भाई लाइस या फ्लीज जो होते हैं ज़्यादातर कारपेट्स वगैरह में इधर मिलते हैं, या रैट के ऊपर भी फ्लीज मिल सकते हैं। लेकिन जो लाइस होता है, जो बॉडी लाइस, कॉमन लाउस कहते हैं, जो हेयर में भी लाइस होता है, बॉडी में भी लाइस होता है, तो वो ज़्यादातर इन्फेक्शन नहीं करता। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 में एक लाइस ऐसे ही देखा गया था, जो कि ट्रेंच फीवर, जो सोल्जर्स होते थे ट्रेंचेस में, वो रहते थे, उनसे एक फीवर डायग्नोज हुआ था। बट वो यहाँ पे नहीं देखा जाता। मोस्ट ऑफ द लाइस जो होते हैं वो ये सिम्टोमेटिक, थोड़ी बहुत खुजली करते हैं, इरिटेशन कर सकते हैं, बाकी वैसे कोई बहुत भयंकर बीमारी नहीं फैलाते। जी। अनूप कुमार का मैसेज है रांची से कि डॉक्टर प्लीज टेल हनी बी बाइट्स एंड इट्स ट्रीटमेंट। देखिए, हनी बी जो होता है, हनीज यूजली जो उनका जो बाइट होता है उससे स्टिंजिंग फीलिंग आती है, स्टिंगिंग फीलिंग, और उसमें क्या है कि आपको बस उसको पानी से धोना है और कुछ नहीं। अगर कोई ज़्यादा आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है या रैशेस बढ़ रहे हैं तो आप उसमें डॉक्टर से विजिट करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेल्फ लिमिटिंग ही होता है, उसमें कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होता है। बट हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा उसमें जलन हो रही है, या आपको रैशेस ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, या सांस में दिक्कत आ रही है, तो ये तीनों कंडीशन में आप डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपका इलाज करेंगे उसमें। होशियारपुर से एस तात्रा जी का मैसेज है कि इज इट डेंजरस। इनके कहने का माने कि ये जो डिजीज हैं, वेक्टर बोर्न डिजीजेस, दे आर वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। आपके कई लाख लोग आज भी मलेरिया से, आप जानते हैं, लोग कई हजारों लोग मरते हैं। और डेंगू से भी आप देखते हैं कि बीच बीच में डेंगू भी आता रहता है। चिकनगुनिया से तो डेथ होती नहीं है ज़्यादातर, बट स्टिल इट कैन लीड टू एनकेफेलाइटिस है, जैसे कुलेक्स मॉस्किटो से, जो जापानीज एनकेफेलाइटिस है, भी बच्चों में खासकर डेथ्स देखा गया है। तो और जो कैरिबियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर है, जो डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरह ही होता है, ये टिक से होता है, इससे भी काफ़ी अगर हो जाता है किसी को तो 80% इसका डेथ रेट है, अप टू 5 से लेके 80% तक काफ़ी हाई रेट है इसका डेथ का। स्क्रब टाइफस जो है वो भी काफ़ी खतरनाक होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर कर सकता है, ये भी टिक बाइट से होता है। तो ये जो स्क्रब टाइफस है, मलेरिया है, फाइलेरिया से हमें पता है कि एलिफेंटियासिस हो जाता है, पैर बिल्कुल एलिफेंट की तरह हो जाते हैं। और तो उस तरह के जो, फिर एक होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये भी फ्लाइज से होता है। उसमें ऑल्दो लाइफ का वो नहीं होता खतरा, लेकिन जो अदर फ्लाइज हैं जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो फाइलेरिया है, ये मेरी नॉलेज में जाता है कि ये समुद्री इलाकों में ज़्यादा होता है। फाइलेरिया जो एंडेमिक है आपके बिहार साइड में, ईस्टर्न यूपी साइड में काफ़ी एंडेमिक है, स्पेशली जैसे कालाजार आपका और फाइलेरिया, ये उस साइड में बिहार एरिया और ईस्टर्न यूपी साइड में ज़्यादा काफ़ी, उड़ीसा के क्षेत्र, उड़ीसा में भी काफ़ी है। काफ़ी केसेस मैंने भी वहाँ देखे। डॉक्टर साहब, कुछ कॉलर्स वेट कर रहे हैं, इनकी बात पहले सुन लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी मैम नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते। मेरे पास है ना डॉग है पग, उस पर जैसे ये वेदर चेंज होता है ना बारिश का, तब उसको टिक हो जाते हैं। क्या उनकी बॉडी में होते हैं या वेदर के हिसाब से वॉक करने बाहर जाता है उसकी वजह से आ जाते हैं? हाँ, आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम मधु गुप्ता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। जी मधु जी, देखिए ऐसा जो है, इसमें जो एग्स होते हैं ना, जो इसके जो टिक्स नहीं होंगे, लाइस होंगे ये, तो इनके जो एग्स होते हैं वो जो हेयर का जो शैफ्ट है उसमें ये अपने एग्स छोड़ देते हैं, और जैसे अनुकूल उनका समय आता है या जो उनका जो पीरियड है हैच होने का, तो वो उसमें वो हैच हो जाते हैं और वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, एडल्ट लाइफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सर जैसे मैं है ना इसको यूज भी करती हूँ, शैम्पू से वॉश करती हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे एक रिबन दिया था नेक में बांधने के लिए, वो भी मैं यूज करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसको हो जाते हैं। इसके लिए आपको मेरे ख्याल से वेटरनरी डॉक्टर से, जो डॉग के एक्सपर्ट होते हैं, उनसे मिलके आपको सलाह लेनी पड़ेगी, और वो कुछ और चेंज कर देंगे, शैम्पूज या और कोई मेडिकेशन देंगे, तो उससे वो चले जाएंगे। अच्छा,
ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मधु जी कॉल करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो सुजाता जी, नमस्कार। नमस्कार। धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि मच्छरों से होने वाली बीमारियां और फैट्स के बारे में बताया कि उसके अंदर भी टिक्स होते हैं, तो जैसे हमारे पास पौधे लगे हुए हैं, करीब 350 के करीब पौधे हैं मेरे पास, तो उसमें जो मच्छर बैठते हैं क्या वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं? कि उसमें ऐसा कौन सा मच्छर पनपता है जो हम अगर मॉर्निंग या इवनिंग में जाएं, ज्यादातर इवनिंग में ही मच्छर निकलते हैं, तो हमें ऐसे क्या सावधानी बरतनी है कि ऐसे हमें क्या दवाई डालें या ऐसा कुछ क्या करें कि हम मच्छरों से, या डेंगू या मलेरिया रात को होता है, डेंगू सुबह होता है। और दूसरा सवाल डॉक्टर मेरा ये है, जैसे अभी पेट्स के बारे में ही बात हो रही थी, मेरे पास 4 पेट्स हैं, 4 डॉगी हैं, तो 4 डॉगी में टिक्स तो सर्दियों में जो होती है, टिक्स गर्मियों में आती है, और फ्लीज जो होती है वो सर्दी में होती है, जो रेंगती है। तो उसमें हमें उस टिक्स से हमारे को तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। टिक्स फीवर हो सकता है डॉग को, पर हमारे को ऐसा कोई फीवर होने के चांसेस होते हैं कि जो डॉग के टिक्स जो हमारे को नुकसानदायक। हाँ जी, पहला तो मलेरिया को ले लेते हैं। मेरे ख्याल से जो आप बता रहे हैं कि मलेरिया से, देखिए इसमें तो जो पौधों में जो ज़्यादातर रहते हैं वो मेल मॉस्किटोज़ होते हैं ज़्यादातर, बट उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उसके लिए स्पेशल आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो मेल्स होते हैं वो बाइट नहीं करते हैं और वो पौधों पे ही निर्भर रहते हैं, तो इसलिए उनकी जो होता है वो उसमें ज़्यादा मिलते हैं। बाकी जो फीमेल होते हैं वो उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इसलिए वो बाइट करते हैं, और मेल्स में वो बाइट कर भी नहीं सकते क्योंकि उनका जो स्कोलेक्स होता है वो डिफरेंट होता है, तो वो बाइट नहीं कर पाते हैं। जो फीमेल्स होते हैं उनके पास सकिंग वाला जो स्कोलेक्स वो है, वो ट्यूब होता है, वो उनका सकिंग के लिए बना होता है। तो इसके लिए देखिए, आप जो फॉगिंग के लिए आप अगर ज़्यादा मॉस्किटोज़ हैं तो वहाँ फॉगिंग के लिए आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके आसपास जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वहाँ पे वो फॉगिंग करा जाए। और आप अपने स्तर पे जितने भी ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, स्पेशली ओवरहेड टैंक्स जो होते हैं, जो टंकियाँ होती हैं, वो देखते हैं कि उसके जो कई ढक्कन निकल जाते हैं, या कोई जैसे घर खाली है उसका जो टैंक है ऊपर का छत का, वो उसका ढक्कन ही नहीं है, और क्योंकि वो रहता नहीं है वहाँ पे, तो वो हमेशा ऐसे ही रहता है, उसमें काफ़ी मच्छर पनप जाते हैं। या फिर और जो जैसे डिस्पोजेबल कप्स हो गए, प्लेट्स हो गए, या जो नारियल का जो छिलके होते हैं, नारियल पी करके जो उसका छोड़ देते हैं, उसमें भी पानी इकट्ठा होने के बाद वो मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस, आप जो ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करिए ताकि मॉस्किटोस ना पनपे। अपनी तरफ से तुम डॉक्टर साहब उसमें दवाई डालते रहते हैं, लिक्विड दवाई डालते रहते हैं, दानेदार दवाई डालते रहते हैं जहाँ पानी इकट्ठा रहता है जी। और आप कूलर में दूसरा ये कर सकते हैं कि आप वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आप फॉगिंग के लिए जो फॉगर्स आते हैं, वो फॉगिंग वहाँ पे आपके एरिया में फॉगिंग कर सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, और ये बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में या किसी भी मौसम में हम कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये उनका जो है मेजर ब्रीडिंग पॉइंट होता है। मेजर ब्रीडिंग पॉइंट। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये जो इंसेक्ट्स हैं या जीवाणु हैं, जब अंडे देते हैं तो कितनी देर तक ये मिट्टी में रहते हैं? हाँ देखिए, अगर पानी अगर 7 दिन के अंदर वो सूख जाता है पानी, और उसमें अंडे दे रखे हैं, तो वो मिट्टी में ही रहते हैं, वो पनपते नहीं हैं, क्योंकि उसको पूरा साइकिल होने में 7 to 9 डेज लगते हैं एडल्ट वर्म बनने में। तो उस केसेस में क्या होता है कि वो मिट्टी में ही रहेंगे, 100 दिन से 150 दिन तक वो मिट्टी में अंडे रहेंगे, और जब नेक्स्ट बारिश होगी तो वो फिर वहाँ से पनप सकते हैं फिर से दोबारा से। तो यहाँ से हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि जब किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर इसके ये जो इन्फेक्शन प्रवेश करता है, तो ये कितने दिनों के बाद जो है वो इसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं? हाँ देखिए, इसमें एटलीस्ट 5 to 7 डेज में आपके सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे, और कब तक, कई बार वो और डिले भी हो सकता है। और उसमें क्या होता है कि बहुत ठंड लगती है, बुखार काफ़ी तेज़ होता है,
सर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, बैक एक होना, हेडेक होना, ये सारे सिम्टम्स। इसके अलावा जॉन्डिस भी हो सकता है, पेशाब में दिक्कत हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग जो है वो भी हो सकता है, लूज मोशंस भी कुछ लोगों को हो जाते हैं, और कुछ लोगों को जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है मलेरिया में। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और पूछा था कि जो लाइस है उससे क्या हमें कोई दिक्कत आ सकती है कि नहीं। इस जो डॉग्स के जो लाइस हैं, मेरे ख्याल से उससे ऐसा कोई डिजीज़ नहीं होता है ह्यूमंस में एज सच। वो तो जो भी डिजीज़ होता है वो डॉग्स में ही होता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है जी। हाँ, तो वो आप वेट को मिलके आप वो उसको इलाज करा सकते हैं। जी। मनोहर लाल गांधी जी का गाजियाबाद से ये सवाल है डॉक्टर साहब कि बरसात के मौसम में खाना बनाते समय दाल हो या सब्जी हो, उनमें कीड़ा चला जाता है। इन्होंने लिखा है दूध हो या चाय हो उसमें भी कीड़ा, लेकिन ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि दूध और चाय में कीड़ा कैसे जा सकता है। लेकिन हाँ, जो कच्ची सब्जियां होती हैं या दालों में कई बार हम देखते हैं कि कीड़ा होता है, हम उसको निकाल देते हैं। क्या उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं निकालने के बाद तो उसका भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है हमारे ऊपर? देखिए क्या होता है कि वो अगर कीड़ा है उसमें तो वो अंडे जरूर देगा उसमें, आपने उसको तो जनरली उस सब्जी को नहीं खाना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसमें अंडे होते हैं। ऑल्दो वो अंडे आपको एज सच ऐसा कुछ लोगों का धारणा है कि पेट में जाके वो एडल्ट वर्म्स बन जाएंगे या वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी सिस्टम और हर जो प्राणी है, हर पैरासाइट है, उसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो बाहर अंडे हैच हो रहे हैं वो आपके पेट के अंदर भी जाके हैच हो जाएंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि भाई एक स्नेक पेट के अंदर से निकला हुआ, और वीडियोस भी वायरल होते हैं, वो वीडियोस नहीं सॉरी वो फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप पे। तो वो सब अंधविश्वास फैलाने का एक तरीका है और टीआरपी कलेक्ट करने का एक तरीका है। ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ऐसी मैसेजेस, फेक मैसेजेस आते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऐसी सब्जियों को फेंक देना चाहिए। हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में जो साग होता है ग्रीन है, उसमें कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं या प्रजनन का समय होता है। और गोभी में हम देखते हैं कई बार कीड़े होते हैं, लेकिन हम उसको निकाल के इसको धो के अच्छे से पका लेते हैं। जी हाँ, अगर जैसे गोभी के तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, गोभी के फूल होते हैं, अलग अलग फूल हैं, तो अगर एक फूल में लगा है तो वो फूल निकाल दीजिए, क्यों, और बाकी फूल आप खा सकते हैं उसको। लेकिन अगर जैसे कोई एक मान लो कि लेडी फिंगर है, क्या कहते हैं, भिंडी है, भिंडी का अगर उसमें लगा है तो पूरा भिंडी फेंक सकते हैं हम, मतलब पूरा नहीं, मतलब वो जो भिंडी है उसको तो फेंका ही जा सकता है। बाकी जो गोभी है जैसे आपने बताया या और अन्य सब्जी, उसको कंज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि वो पेट में जाके कीड़े नहीं बनते हैं। अच्छा। और लीची हमें बहुत लीची में भी होता है, तो लेकिन बरसात के शुरू होते ही लीचियों में भी कीड़े लग जाते हैं। एग्जैक्टली, लीची के हर जहाँ पे उसका जो डंडा होता है, डंठल जहाँ पे होता है, उसको नीचे वो कीड़े आपको अक्सर मिलेंगे। तो जनरली उसमें बरसात के बाद वैसे भी लीची का सीजन खत्म ही होने होता है, और हम सब लोग अवॉइड करते हैं कि बरसात के बाद लीची ना खाया जाए। तो जिसमें भी कीड़े हो जाए हमें नहीं अवॉइड करना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हम धो धा के उसके खा लेते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, एक बीमारी येलो फीवर, इसके बारे में हमने काफी सुना है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या ये हमारे देश भारत में भी ये बीमारी, इसके केसेस पाए जाते हैं? हाँ, देखिए येलो फीवर जो है, इसका जो वेक्टर है एडिस मॉस्किटो है ना, हमारे पास है ये वेक्टर, लेकिन जो वायरस है इसका वो नहीं है हमारे पास। तो द ग्राउंड तो है हमारे पास इसको फैलाने के लिए, जैसे एडिस मॉस्किटो, डेंगू और चिकनगुनिया और येलो फीवर और जिका वायरस, ये 4 बीमारियां फैलाता है। तो एडिस मॉस्किटो तो रैम्पेंट है हमारे इंडिया में, लेकिन ये वायरस अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए येलो फीवर हम लोग को नहीं मिलता है देखने को। लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये काफ़ी प्रेवलेंट है। तो जो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनको ये वैक्सीन लगवा के जाना होता है एटलीस्ट 10 डेज इन एडवांस। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, RML में लगता है इसका, और NDMC का जो
डिस्पेंसरी है उसमें भी ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करा के मिनिमम 10 डेज का गैप होना चाहिए। अगर ये गैप नहीं है, जिस दिन आप जा रहे हैं, मान लो आप 15 तारीख को जा रहे हैं कोई भी महीने में, तो ये 5 तारीख से पहले लगा होना चाहिए। अदरवाइज आपको वहाँ पे क्वारंटीन करेंगे, आइसोलेट करेंगे। जैसे कि अभी जो सूडान से जो लोग आए थे, लेबरर्स आए थे वहाँ से, तो उनको यहाँ पे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया था उनको क्वारंटीन किया गया था 10 दिन के लिए। तो डॉक्टर साहब, ये होता क्या, येलो फीवर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसको येलो फीवर क्यों कहा? येलो इसलिए क्योंकि इसमें भी जॉन्डिस हो जाता है और अन्य बीमारी जैसे फीवर है, बॉडी एक है और मांसपेशियों में दर्द है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है, और तो इस तरह, और साथ में इसमें जॉन्डिस भी हो जाता है। तो ये जो येलो फीवर नाम आया है उसी से ज़्यादातर ये येलो फीवर जो वायरस है ये आपको अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा मिलता है। तो अभी हमारे देश में ऐसी कोई हालत नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन साथ साथ में हमें प्रिकॉशंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एडिस मॉस्किटो है हमारे पास, तो वो जब भी अगर ये वायरस आ जाता है तो वो तुरंत उसको फैला देगा पूरे। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ जी मैडम जी, मेरा नाम रामपाल पंडित जी है, गांव सुरेती झज्जर से। हाँ जी रामपाल जी, स्वागत है, बताइए। मैडम जी मैं पूछ रहा था जी, घर में जैसे छिपकली बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्या जी, या इनको कोई भगाने के लिए कोई जैसा देसी नुस्खा हो जी? छिपकली सर, छिपकली हानिकारक है क्या? हाँ देखिए, छिपकली जो कीड़ों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, क्योंकि कीड़े खाती है ये जो फ्लाइज हैं। ह्यूमंस के लिए एज सच तो डायरेक्टली हार्मफुल नहीं है, बाकी देखने में बहुत गंदी लगती हैं, कुछ लोगों को बहुत डर भी लगता है। और ये लगता है कि कहीं दूध में गिर गई या किसी इसमें तो पॉइजनिंग हो सकता है। कुछ लोगों को ज़रूर रिएक्शंस हुआ है, लेकिन एज सच ह्यूमंस के लिए टोटली सेफ है, कोई इससे बीमारी नहीं होता है। बट हाँ, जो मॉस्किटोज हैं वो हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो खा के हमारे ज़रूर हेल्प करते हैं वो। जी। तो पालना चाहिए जी फिर इनको? नहीं, पालना नहीं चाहिए। देखिए, अगर वो हेल्प वो नहीं है, अगर आपको नुकसान नहीं कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको पाल लें, और इससे नुकसान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम पाल लें। तो ये चीज़ नहीं है, ऐसा मेरा बिल्कुल कहने का मतलब नहीं था। लेकिन वो भी एक वो है कि आप चाहें तो उसको भगा सकते हैं, चाहें तो रहने दीजिए वैसे ही जी। ये आपके ऊपर है जी। तो डॉक्टर साहब, छिपकलियों पर तो मेरे ख्याल से कोई और प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन ये जनरली लोगों को डर लगता है, स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो छिपकली से बहुत डरती हैं। बच्चे भी काफ़ी डरते हैं। डरते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते। अगर हम उनको छेड़ेंगे तो वो खुद ही डर जाती है एक तरह से। हाँ, वो एक्चुअली वो अपने जो पूंछ है ना वो छोड़ जाती हैं। वो डर के मारे पूंछ छोड़ जाती हैं, और पूंछ जो है वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है काफी देर तक। तो उससे वो एक्चुअली उनका एक वो है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि पूंछ छोड़ जाना, तो ताकि वो जो दूसरा जो उस पर अटैक कर रहा है वो पूंछ को देख के वो डर जाए। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं वेक्टर जनित रोगों के बारे में, तो उसमें छिपकली का कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है ये वेक्टर बोर्न डिजीज में। जी। एक मैसेज है सुरेश जी का, लिखते हैं कि हाउ टू अवॉइड मस्किटो बाइट्स एंड प्लीज टेल whether the only way to avoid it is to use mosquito nets or there are other ways. देखिए, मॉस्किटो नेट्स तो बेस्ट हैं रात में जब आप सो रहे हैं, तो वो लगा के सोइए। आजकल जो इंसेक्टिसाइड से लेस्ड मॉस्किटो नेट्स आते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नेट्स कहते हैं उसको, आजकल अवेलेबल हैं वो आपके इंटरनेट पे भी, वो आप ले सकते हैं। उसमें इंसेक्टिसाइड्स लगे होते हैं, तो उस पर जो बैठता है वो मॉस्किटो वो बेहोश हो जाता है। तो वो वाले नेट्स आप ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे ऑल आउट है या जो अन्य जो कमर्शियल लिक्विड्स आते हैं वो आप जला के वो भी आप उससे भी वो भाग जाते हैं या मर जाते हैं।
या फिर कॉइल्स हैं, या आजकल जो क्रीम्स भी आते हैं जो आप लगा के बच्चों को हाथ पैर पे क्रीम्स लगा के उनसे आप निजात पा सकते हैं। जी। पूर्णिया बिहार से उत्सव कुमार यादव जी ने इतने अच्छे कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आपको धन्यवाद कहा सर। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ और श्रोता भी हैं जिनके तारीफ के भरे मैसेजेस हमें मिले हैं। आप सभी का शुक्रिया कि प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है। डॉक्टर साहब का शुक्रिया। और एक कॉल है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं जानना चाह रहा था, जैसे आजकल बरसात में मच्छर ज्यादा हो जाते हैं डेंगू के जन्म में आगे जी, तो सर क्या कोई ऐसी वैक्सीन इजाद हुई है मेडिकल साइंस में जिससे पहले लगवा ली जाए और मच्छर काट का है तो उसका असर ना हो? हाँ, देखिए, मलेरिया वैक्सीन डेवलप हुई है लेकिन उसका इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बाकी डेंगू वैक्सीन या और कोई वैक्सीन मेरे हिसाब से तो ऐसा मेरे को सुनने में नहीं आया है, लेकिन मलेरिया ज़रूर वैक्सीन डेवलप हुई थी और उसमें ऑल्दो प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा यूज़ में नहीं है। तो अभी हम लोग का ज़्यादा जो फोकस है वो है वेक्टर को कंट्रोल करना है हमें, और इंडिया का जो नेशनल प्रोग्राम्स में भी अब वेक्टर को पूरी तरह से ख़त्म करके जो मलेरिया से निजात पाने का जो मुहिम है, तो वो इंडिया सरकार का यही है कि 2030 तक हम लोग ये कर पाएँ और इंडिया को हम मलेरिया से इससे हम लोग निजात पा पाए। जी, थैंक यू सर। जी, नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी। सुजाता जी, ग्रामीण द्वारा से आपने सवाल का जवाब पूरा नहीं होने दिया। मैं ये पूछ रहा था डॉक्टर साहब से कि डॉग को टिक्स हो जाती है तो डॉग को टिक्स फीवर हो जाता है। अगर मच्छर भी डॉग को काटता है और वो हमारे को अगर काटे तो क्या हमारे को भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं? मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब। और जो फॉगिंग है, ये फॉगिंग सिर्फ डेंगू के टाइम में ही करते हैं, मलेरिया के लिए नहीं करते डॉक्टर साहब? हाँ, नहीं, देखिए, फॉगिंग मलेरिया डेंगू सबके लिए करते हैं, क्योंकि मॉस्किटो जो होता है उसका जो मॉस्किटो से होता है, ये तो डेंगू और मलेरिया के लिए नहीं होता है फॉगिंग, ये तो मॉस्किटोस के लिए होता है। और अलग अलग मॉस्किटो, डेंगू मॉर्निंग में के समय होता है तो मॉर्निंग में ही आते हैं, रात के समय नहीं आते। ये हमने उनको बुलाया भी है तो मॉर्निंग में ही आते हैं। जी हाँ, देखिए, जो मॉर्निंग में इनका जो बाइट पैटर्न है वो देखा गया है कि मॉर्निंग और इवनिंग में जो डेंगू का जो पैटर्न है वो ज़्यादातर जो एडिस मॉस्किटो होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग में ही बाइट करता है, बट उसको जब भी भूख लगेगी वो बाइट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो इसी समय बाइट करेगा। ये एक पैटर्न होता है जो हम वो करते हैं, जो ज़्यादातर जो मैक्सिमम मॉस्किटो जो बाइट करते हैं वो प्रेफरेंशियल पैटर्न होता है जो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे उसी वक्त बाइट करेंगे या जो एनोफिलीज है वो और समय बाइट करेगा, ऐसा नहीं है। तो यस, वो मॉर्निंग इवनिंग में फॉगिंग करते हैं, उससे सारे ही मच्छर, चाहे वो डेंगू के मच्छर हों या मलेरिया के मच्छर हों, तो वो सारे मच्छर मर जाते हैं। इसलिए आप उनमें आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन में दीजिए तो वो आपको फॉगिंग कर जाएंगे। दूसरा, ये आपने पूछा कि जो टिक बॉर्न डिजीजेस होते हैं वो जो टिक्स से फैलते हैं, जो ह्यूमंस में आ जाते हैं, तो लेकिन डॉग टिक का मुझे ऐसा वो मुझे मालूम नहीं है कि डॉग टिक से ऐसी कोई बीमारी होती है जो ह्यूमंस में मच्छरों के द्वारा फैलती हो। ऐसी कोई बीमारी देखने को मेरे हिसाब से नहीं ऐसा। तो हमें उम्मीद है कि धर्मवीर जी को उनकी बात का जवाब मिल गया होगा। और वैसे भी साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर भूमिका है तो हम नागरिकों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और पर्सनल लेवल पर भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घरों में, अपने आसपास, पास पड़ोस में किस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखें। बिल्कुल दोस्तों, सावन की प्रतीक्षा सभी को रहती है और आज से सावन का महीना भी लग गया है, और हमारी भारतीय संस्कृति में तो सावन कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक सवाल आया है डॉक्टर साहब कि चतुर्मास जिन्हें हम सावन के नाम से भी जानते हैं, इस मौसम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, सावन मास में यानी कि बरसात के मास में। जी,
तो देखिए बरसात में तो काफ़ी पानी जगह जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस ये काफ़ी जगह पे बन जाते हैं और मॉस्किटो बहुत तेज़ी से ब्रीड करते हैं। और जो बीमारियां, जो मॉस्किटो बोर्न बीमारियां हैं, जो वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर तो अपने यहाँ मिलता नहीं है, बट वायरल जैपनीज एनकेफेलाइटिस, जो कूलेस मॉस्किटो, फाइलेरिया भी कुछ हद तक ये इस समय काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं। जी, तो हमें इस मौसम में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, अपने आप को इंसेक्ट बाइट से बचाना है। एग्जैक्टली, इस समय काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मॉस्किटोज जो होते हैं, अलग अलग मॉस्किटोज अलग समय पे बाइट करते हैं। तो ज़्यादातर हो सके तो फुल बाजू का बच्चों को कपड़े पहनाएं, और जहाँ पे भी मॉस्किटो देखें, आजकल रैकेट्स भी आ गए हैं, मॉस्किटो रैकेट्स जो होते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेट्स, जैसे मैंने बताया कि जो मेडिकेटेड जो नेट्स हैं उसका यूज़ करें, और जो ऑल आउट या गुड नाइट इस तरह के जो लिक्विड हैं वो भी जला के आप रात को सो सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इस मौसम में हमें बाहर का खाना खाने की भी बहुत इच्छा होती है, चाव होता है कि हम बाहर का चटपटा खाना बहुत खाएं, लेकिन इस मौसम में कहा जाता है कि बाहर जो खुले में जो चीज़ें बिक रही होती हैं उन्हें अवॉइड किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए गर्मी अभी और बरसात भी है, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया को पनपने के लिए, वायरस को भी ट्रांसमिट होने के लिए, जो फीकल ओरल रूट होते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि जो सीवर का पानी है वो ऊपर आ जाता है, और जो पानी, जो ड्रिंकिंग वाटर भी कई जगह पे लीकेज होता है, तो वहाँ से कंटेमिनेट हो जाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर से भी ये जो फीकल ओरल, जैसे टाइफॉइड है, वायरल हेपेटाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, कॉलेरा है, इस तरह की बीमारियां जो हैं, डायसेंट्री है, तो ये सारी बीमारियां काफ़ी इस समय देखने को मिलता है, स्पेशली आफ्टर द रेनी सीजन। जी, तो आप हमें बताए थे कि इन दिनों आपके हॉस्पिटल में बहुत सारे केसेस कॉलेरा के आ रहे हैं शायद। हाँ, गैस्ट्रोएंटराइटिस के केसेस आ रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और क्योंकि कई पेशेंट्स अभी लूज मोशंस करके आए थे, 4 पेशेंट, तो उनमें ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो था। 2 पेशेंट्स का काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, 2 पेशेंट्स में अभी इलाज जारी है। तो ये केसेस, जैसे मैं बताया कि आफ्टर द रेनी सीजन, खास करके जो पानी का, जो आपको स्वच्छ पानी का ख्याल रखना है, हो सके तो बॉईल कर लें उसको, अच्छी तरह बॉईल करके उसको 10 मिनट तक बॉईल करके उसको फिर उसी में आप रखें। अगर आपके पास आरओ नहीं है तो ये आप कर सकते हैं, या फिर एक टैबलेट जो आता है वो क्लोरोक्विन का, उसको आप 20 लीटर पानी में डाल के उसको भी आप कंज्यूम किया जा सकता है। यानी कि वेक्टर जनित रोगों के अंतर्गत ये सब भी आते हैं, हैजा है जी, कॉलेरा है, टाइफॉइड है, exactly. और आपने कॉन्गो फीवर भी बताया, आपने प्लेग भी बताया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, देखिए जो फ्लाइज होते हैं, जो नॉर्मल हाउस फ्लाइज भी होते हैं, कई तरह के अन्य फ्लाइज भी होते हैं जो बाइट भी करते हैं, तो उनसे भी आपके जो उनके बॉडी से चिपक के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो एक दूसरे से यानी खाने पे बैठती हैं फ्लाइज, तो उससे काफ़ी बीमारियां, जो टाइफाइड है, डायसेंट्री है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, कॉलेरा है, ये सारी बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं। और कुछ हैं जो ये वेक्टर से नहीं होती, लेकिन पानी से होती हैं। कुछ जैसे कि आपके हेपेटाइटिस है, ए और ई जो है, ये पानी से होता है, दूषित पानी जो हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियां जो फ्लाइज से होती हैं, वो इस समय ज़्यादा देखने को भी मिलती है। डॉक्टर साहब, ये कॉन्गो फीवर क्या है? हाँ, ये कैरिमियन कॉन्गो फीवर, जो कैरिमियन केस पहला एक देखा गया था कैरिमियन में, ये, और जो कॉन्गो जो अफ्रीका में, उसको सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था, वायरस को। तो ये भी ये वायरस है एक, जो कि टिक के बाइट से होता है। ये जो टिक्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो आपके कैटल्स में, जो शीप है, गोट है, या जो काउज हैं, कैटल्स हैं,
उनके जो लोग उनको रियर करते हैं या उनको पालते हैं या उनके संपर्क में रहते हैं या उनका स्लॉटरिंग करते हैं, जो बुच्चर हाउसेस होते हैं, या उनके कारकास जो मर जाते हैं कैटल, उनके साथ जो डीलिंग करते हैं, तो इन लोगों का काफ़ी हाई रिस्क रहता है इस तरह की बीमारियां। तो इसमें हेमरेजिक फीवर है, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग होता है, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, सेम टू सेम इसमें डेंगू की तरह ही बुखार होता है, बॉडी एक होता है, साथ में जॉइंट में पेन, हेडेक हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स इसमें, और साथ में खून के चकते चकते कहीं से भी ब्लीडिंग, नाक से, गम से ब्लीडिंग, स्किन के नीचे ब्लीडिंग हो सकता है, लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो सकता है, मुंह से हेमोप्टाइसिस, कुछ भी कहीं से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस इसमें रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। गुजरात से है पृथ्वीराज सिंह जडेजा जी का। लिखा इन्होंने कि इन्हें 2 बार मलेरिया हो चुका है अभी तक, तो क्या अब इनकी बॉडी नेचुरली इम्यून हो गई है मलेरिया से? हाँ, देखिए इसमें एंटीबॉडीज जो होते हैं जनरली प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। मॉस्किटोज बार बार कई बार होता रहता है, और एक कंडीशन ये भी होता है कि भाई जो क्या कहते हैं कि जो एंटीबॉडीज जनरली होता है कुछ समय के लिए तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं होता है। जैसे हम वैक्सीन्स में देखते हैं, या कुछ जैसे बीमारियां, चिकन पॉक्स है, तो उसमें एक बार हो गया तो कभी नहीं होगा, लेकिन मलेरिया में ऐसा नहीं होता है कि एक बार मलेरिया हो गया तो दोबारा नहीं होगा, दोबारा भी हो सकता है। एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं लाइफ लॉन्ग उसमें, इसलिए वैक्सीन भी इसका ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं रहा। जो मलेरिया का वैक्सीन था वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं रहा। तो चलिए यहीं पर आज का प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं और कहते हैं शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर संजय कुमार जी को, हु इज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय कुमार। धन्यवाद आपका भी। तो आज हमने बात की वेक्टर बोर्न डिजीजेस के बारे में। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।